Hello, welcome to Exams from Target channel, a channel dedicated for various exams preparation. KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस सीरीज का लेक्चर नंबर 41 है। हम चैप्टर मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म स्टडी कर रहे हैं। उस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 8 है। इसमें कुछ हम जो टॉपिक्स करने वाले हैं वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, लॉस ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, force between parallel current carrying conductor, Biot-Savart's law, Ampere circuital law, and magnetic field density due to various current carrying conductor arrangement. इस तरह के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। अगर आप KVS TGT वर्क एक्सपीरियंस इस स्पेसिफिक पेपर की ही प्रिपरेशन कर रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा सिलेबस जो डिज़ाइन है और ये सीरीज़ उसी अकॉर्डिंग चल रही है। बट अगर आप वेरियस पेपर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन और जो पेपर्स हैं उनमें भी ये चीज़ें आपके पेपर में पूछी जाती हैं। तो जैसे आप नेट की प्रिपरेशन कर रहे हो या गेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफरेंट हो सकता है या क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो थोड़े डिफरेंट तरह के हो सकते हैं, बट टॉपिक्स जो हैं वो कुछ इसी तरह के रहते हैं। तो आप किसी और पेपर की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो ये बेसिक है उन सब के लिए, तो इतना आपको आना ही चाहिए। और हाँ, क्वेश्चंस कुछ प्रीवियस ईयर के डिफरेंट हो सकते हैं। तो जो हमारा MCQs रहते हैं वो हमारे डिज़ाइन रहते हैं पर्टिकुलर KVS TGT के लिए। तो अगर आप डिफरेंट पेपर की प्रिपरेशन करें उसके प्रीवियस ईयर आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप KVS TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको लगेगा कि ये टॉपिक्स तो सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी प्रीवियस ईयर के अगर पेपर देखोगे तो आपका इस टॉपिक पे फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर, इस पे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे हैं जो किसी एक चैप्टर से रिलेटेड हैं बट आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है। तो आप जब भी किसी एक चैप्टर को स्टडी कर रहे हैं तो उसे इन डेप्थ स्टडी करोगे, जितना ज़्यादा हो सकता है उसके बारे में आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए, डिफरेंट टॉपिक्स आपको पता होने चाहिए, डिफरेंट क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। फर्स्ट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर करंट फ्लो कर रहा है एक कंडक्टर में तो क्या वो मैग्नेटिक इफेक्ट शो करता है या नहीं। तो देखिए, एक कंडक्टर है, उसमें कुछ करंट जा रहा है तो उसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। ये चीज़ें हम इंडक्टर के केस में भी डिस्कस कर चुके हैं कि एक इंडक्टर है, इंडक्टर भी एक कंडक्टर है जिसे हमने कॉइल की शेप में डिज़ाइन कर लिया है। तो इसके अराउंड भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। इस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इस प्रीवियस केस से ज़्यादा होगी क्योंकि अब नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो इंक्रीज हो चुकी हैं। तो ये रहेगा आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए, इसके साथ इतना तो हमें पता है, इसके साथ और क्या चीज़ें हैं। अब जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये किस तरह से रहेंगी। दिस विल बी अकॉर्डिंग टू योर राइट हैंड रूल। हम देखेंगे कि करंट की क्या डायरेक्शन है जो हमें नोन रहेंगी और हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। तो राइट हैंड रूल अगर हम लगाएं, आप अपने फिंगर्स को एनसर्कल करेंगे और थंब को पॉइंट करेंगे करंट की डायरेक्शन की तरफ। तो देखिए, आप करके देखिए, राइट हैंड उठाइए, अपना थंब जो है वो करंट की डायरेक्शन की तरफ रहे और जो एनसर्कलिंग फिंगर है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएंगी। देखिए, तो इस तरह से अगर इसी का केस ले लें तो ये देखिए डाउनवर्ड है और एनसर्कलिंग फिंगर जो है वो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रही होंगी। तो ये देखिए कुछ इस तरह से आएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब देखिए, ये प्लेन डिफरेंट हो सकता है, तो आपको लग रहा होगा, हो सकता है कि आपको लग रहा होगा कि आपकी डायरेक्शन इस तरह से है, बट ये प्लेन डिफरेंट है। तो इसे हम इस तरह से ना सर्कल से एनसर्कल सर्कल से ना शो करके हम नॉर्मली इसे डॉट और क्रॉस कन्वेंशन यूज करते हैं। डायरेक्शन तो एक ही है, बट ये प्लेन यहाँ पे ऊपर से शो कर रहे हो या नीचे से शो कर रहे हो वो आप डायग्राम में शो नहीं कर सकते। उस वजह से आपको कंफ्यूजन हो सकता है कि ये डायरेक्शन किस साइड है। तो देखिए, अगर यही आपका डायग्राम है, डाउनवर्ड है, तो डॉट कन्वेंशन से अगर आपको शो करना है तो आप देखिए, डॉट में आप क्या यूज करेंगे, जो इस तरह से डॉट है और क्रॉस है। डॉट आप आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए यूज करेंगे और क्रॉस आप इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड के लिए
यूज करेंगे। तो पहले वाला केस ही हम लेके चलते हैं। पहले देखिए, करंट है, करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है। अपना राइट हैंड लीजिए और देखिए फिंगर किस तरह से एनसर्कल कर रही हैं। अगर मैं प्लेन का ये पार्ट लूं तो यहाँ पे आपकी फिंगर्स आउटवर्ड आ रही होंगी और इस पार्ट पे आपकी फिंगर्स इनवर्ड्स हैं और यहाँ क्या है, आउटवर्ड्स हैं। आप अपने फिंगर एनसर्कल कर रहे होंगे तो आप जैसे मुट्ठी बनाते हैं तो यहाँ से फिंगर्स आउटवर्ड है और यहाँ फिंगर इनवर्ड है। जैसे इस तरह से आपने अपना राइट हैंड यूज करा, ठीक है। तो इस तरह से हम ये डॉट एंड क्रॉस नोटेशन से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन शो करते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये एक एग्जांपल लेके चलिए। ये करंट अपवर्ड है, राइट हैंड यूज कीजिए। तो अब आपके फिंगर्स क्या हैं, देखिए इस प्लेन पे ये इनवर्ड है, यहाँ फिंगर इनवर्ड होंगी और यहाँ पे आपकी जो है वो आउटवर्ड रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं, आपने इस टॉपिक में ये सीखा। नाउ लॉज ऑफ मैग्नेटिक फोर्स, कूलम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक फोर्स के अकॉर्डिंग हमें ये पता है कि जो लाइक पोल्स हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ नॉर्थ है, यहाँ साउथ है, यहाँ नॉर्थ है, ये साउथ है। तो ये अनलाइक पोल्स हैं, एक नॉर्थ है एक साउथ है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है। अगर यहाँ भी साउथ है, यहाँ भी साउथ है, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लाइक पोल रिपेल ईच अदर व्हाइल अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। तो इन दोनों के मैग्नेटिक पोल्स है, उन दोनों के बीच में क्या फोर्स है वो आपको कूलम्स लॉ बताएगा। तो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर पोल स्ट्रेंथ। पोल स्ट्रेंथ है m1 और m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। इनके सेंटर से कितना डिस्टेंस है, अगर हम वो d ले रहे हैं तो ये फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहेगी इस d स्क्वायर के। इसी तरह से हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कूलम्स लॉ डिफाइन करते हैं। अगर आपको याद होगा, आपके सिलेबस में मेंशन नहीं है, बट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर भी हम कवर करेंगे क्योंकि कई बार पेपर प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ जाते हैं उस पर। अगर पर्टिकुलरली आप KVS TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उस सिलेबस में तो मेंशन नहीं है, तो उसको मैं अभी इतनी प्रायोरिटी नहीं दे रही हूँ। बट अगर आपको याद आता हो तो ये उसके साथ कंपेरेबल है। उन दोनों के बीच में डिस्टेंस r² हम लेके चलते थे और जो भी स्ट्रेंथ है, ठीक है, उनका प्रोडक्ट है, ठीक है। तो हमेशा ही जो इलेक्ट्रिक फोर्स है या इलेक्ट्रिक क्वांटिटीज़ हैं ये और जो मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ हैं ये दोनों आपस में कंपेरेबल रहेंगी। नेक्स्ट हम डिस्कस करने वाले हैं मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। ये देखो, मैग्नेटिक फोर्स है, यूनिफॉर्म है, तभी ये स्ट्रेट लाइंस है, इन सब में डिस्टेंस इक्वल है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। अगर इसमें हम एक कंडक्टर रख दें जो करंट कैरी कर रहा है, सपोज ये एक वायर है, इसकी विड्थ से ज़्यादा हो गई है, पर सपोज करो ये एक वायर है, करंट कैरिंग है, जिसमें जिससे आई करंट फ्लो कर रहा है। और अगर हम इसे मैग्नेटिक फील्ड में रख दें, जैसे हमने ये डिस्कस करा था कि एक मटेरियल है उसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो ये मटेरियल की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग या तो वो इस फील्ड की तरफ अट्रैक्ट होगा या तो रिपेल होगा। तो इसी तरह से अगर हम एक करंट कैरिंग कंडक्टर भी रख रहे हैं तो हमने अभी देखा कि करंट कैरिंग कंडक्टर के अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। तो वो मैग्नेटिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंटरेक्ट करेगी तो कुछ फोर्स जो है वो इस कंडक्टर पे ये मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट करेगी। तो उस फोर्स को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला है वो हम देखेंगे। ये फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, दैट मीन्स इसकी कुछ डायरेक्शन रहेगी, ठीक है। टुवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है, आउटवर्ड्स मैग्नेटिक फील्ड हो सकती है। दिस विल बी इक्वल टू L, वेयर L इज द लेंथ ऑफ दिस कंडक्टर, I करंट कैरिंग बाय दिस कंडक्टर I, एंड B इज योर मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी। देखिए तो यहाँ ये क्रॉस प्रोडक्ट है, तो क्रॉस प्रोडक्ट को जब हम
सिंपल फॉर्म में लिखते हैं तो ये क्या आएगा, BIL साइन थीटा का एक फैक्टर आएगा। तो ये आपके फोर्स की वैल्यू रहेगी BIL साइन थीटा। एक ऐसा कंडक्टर जो करंट कैरिंग है मैग्नेटिक फील्ड में, वो कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इस मैग्नेटिक फील्ड और इस करंट की वजह से, और उसकी वैल्यू रहेगी this value, and this force will always be perpendicular to both field and current. This will be always perpendicular to field and current. तो ठीक है, एक पर्टिकुलर हैंड है जिससे हम ये डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं इसकी, बट उस इतनी इन डेप्थ में हम नहीं जाएंगे क्योंकि आपके पेपर के लिए इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है। ये टॉपिक्स आपके पेपर में भी मेंशन नहीं है, बट कई बार पेपर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो हम इन्हें स्टडी कर रहे हैं। नेक्स्ट इस पे क्वेश्चन आ रखा है, फोर्स बिटवीन पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं तो क्या उनमें कुछ वो फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे? हाँ जी, फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसके अराउंड कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी, इसके अराउंड भी कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। तो उस अकॉर्डिंग यहाँ अगर नॉर्थ और नॉर्थ पोल हो गया तो ये दोनों एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। अगर नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ मतलब अनलाइक पोल्स हो गए तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो हाँ, हमें ये पता है कि अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर हैं, अगर दोनों को पास में रख रहे हैं, दोनों की मैग्नेटिक फील्ड्स इंटरैक्ट करेंगी और दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल करेंगे। ठीक है, तो किस फोर्स से करेंगे? पहले हम मैग्नीट्यूड देखते हैं उस फोर्स का, जिसपे क्वेश्चन भी आ रखा है। दैट फोर्स विल बी इक्वल टू म्यू नॉट 2 pi I1 I2 upon R. R is distance between these two current carrying conductor. I1 and I2 are these currents that these conductors are carrying, and another factor will be equal to mu naught 2 pi. And this force is per unit length. जो इस फोर्स की जो फॉर्मूला है हम वो पर यूनिट लेंथ दे रहे हैं। दैट मीन्स इसके यूनिट्स क्या रहेंगे? न्यूटन पर मीटर। पर यूनिट लेंथ कितना फोर्स लग रहा है हम वो इस फॉर्मूले से मेंशन कर रहे हैं। अब देखिए प्रीवियस ईयर में किस तरह का क्वेश्चन आया है। हम एमसीक्यूज इन सभी लेक्चर्स, जो भी एक चैप्टर है इस पे जितने हमारे लेक्चर्स हैं उनके लिए हम एक एमसीक्यूज का लेक्चर लेके आएंगे, तो उस पर हम प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आया है उसको भी डिस्कस करेंगे। बट कई बार क्या रहता है कि क्वेश्चन सीधा सीधा उठा के नहीं पूछा है। देखो हमें पता है म्यू नॉट की वैल्यू रहती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। तो हो सकता है कि म्यू नॉट की वैल्यू यहाँ पुट कर दी गई है, फिर वो फोर्स की वैल्यू पूछी गई है। तो अगर आप एक चीज पढ़ रहे हैं तो आपको उसका वेरियस फॉर्म पता होनी चाहिए पेपर में, और सीधा सीधा उसका क्वेश्चन नहीं पूछेगा। हो सकता है म्यू नॉट की वैल्यू पुट कर दी गई है और आपको वहां पे कंफ्यूज करा जा रहा है। तो आप अच्छे से टॉपिक्स को स्टडी करेंगे ताकि अगर क्वेश्चन में वेरिएशन भी आती है, फॉर्मूलेज में वेरिएशन आती है, यूनिट्स में वेरिएशन आती है, तो उन क्वेश्चंस को आप इजीली आंसर कर पाए। अब हम ये देखते हैं कि करंट की डायरेक्शन अगर सेम है तो फोर्स क्या रहेगा, मतलब दोनों के बीच में फोर्स अट्रैक्टिव फोर्स है या रिपल्सिव फोर्स है। अगर करंट की डायरेक्शन दोनों कंडक्टर्स में अपोजिट है, मतलब एक में अपवर्ड में है, एक में डाउनवर्ड है, मतलब अपोजिट है, तो फोर्स किस तरह का रहेगा। देखिए तो फर्स्ट केस में मैंने बना ही दिया है कि फोर्स अट्रैक्टिव है, सेकंड केस में रिपल्सिव है, पर ऐसा कैसे हुआ, किस तरह से ये आया। तो देखिए अगर हम फर्स्ट केस की बात करते हैं तो यहाँ अपना राइट हैंड यूज कीजिए और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए। तो अगर आप यहाँ देख रहे होंगे तो ये आउटवर्ड है और यहाँ इनवर्ड आ रही है। इसी तरह से यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या आएगी, डायरेक्शन सेम है तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम ही आएगी। यहाँ क्या आ रही है, आउटवर्ड, और यहाँ आ रही है इनवर्ड। तो अब देखिए इस चीज का क्या मतलब है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो इस तरह से रहती हैं, लूप में ट्रेवल करती हैं वो। दैट मीन्स यहाँ पे एक अगर सपोज मैं नॉर्थ पोल मान रही हूँ तो यहाँ उसका साउथ पोल होगा, क्योंकि एक इनवर्ड है, यहाँ डायरेक्शन सपोज कुछ इस तरह से है तो यहाँ डायरेक्शन अपोजिट रही होगी। दैट मीन्स ये अलग अलग हैं, दैट मीन्स अनलाइक पोल होंगे, और अनलाइक पोल्स आपको पता है कि अट्रैक्ट करते हैं। इस वजह से अगर दो वायर्स हैं सेम डायरेक्शन में करंट लेके जा रही हैं तो वो दोनों आपस में अट्रैक्ट होंगी विद फोर्स ऑफ वैल्यू और मैग्नीट्यूड इक्वल टू दिस वन। ठीक है, किस फोर्स से हो रही है, अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, ये चीजें हमने देखी। अब सेकंड केस देखिए,
अगर करंट की डायरेक्शन इस तरह से है तो प्रीवियस केस की तरह ही यहाँ क्या रहेगी, इनवर्ड और यहाँ आउटवर्ड। अब अगर ये अपोजिट है तो ये भी अपोजिट हो जाएंगे, या आप अपना राइट हैंड यूज कर लीजिए और ये डायरेक्शंस फाइंड आउट कर लीजिए। अब यहाँ देखिए ये क्या है, दीज आर लाइक पोल्स। अगर ये लाइक पोल्स हैं तो ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ये दोनों वायर्स जो करंट कुछ इस तरह से लेके जा रही थी कि अपोजिट था, या फिर वो इस तरह से भी हो सकता है, एक वायर डाउनवर्ड लेके जाए एक अपवर्ड। मेन क्या है कि दोनों में करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये दोनों वायर्स एक दूसरे को रिपेल करेंगी विद सेम फोर्स, जिसकी वैल्यू क्या है, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई I1 इंटू I2 अपॉन R, एंड दिस इज पर यूनिट लेंथ। तो आपने ये चीज़ ध्यान रखनी है कि दोनों की डायरेक्शन, करंट की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्ट कर रही है, और अगर अपोजिट है तो रिपेल हो रहा है। नाउ बायो-सैवर्ट्स लॉ एंड एम्पियर सर्किटल लॉ, ये हम पढ़ेंगे, EMFT में हम ये चीज़ें स्टडी करते हैं, बट आपके लिए ये इस लेक्चर में भी हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसे देखते हैं कि ये क्या डेफिनेशन है। इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बट हमें पता होना चाहिए कि बायो-सैवर्ट्स लॉ क्या है। इट स्टेट्स दैट द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी, ठीक है, डीबी डिफरेंशियल हमने यहाँ पे ले लिया। ये मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी तो हम अभी तक स्टडी कर रहे थे, डीबी का क्या मतलब है कि डिफरेंशियल मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैथ्स में पढ़ते हैं हम डिफरेंशियल क्वांटिटीज, तो ये वो डीबी है। प्रोड्यूस्ड एट ए पॉइंट, इस पॉइंट पे कितनी डीबी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी प्रोड्यूस हो रही है पॉइंट पी पे, बाय डिफरेंशियल करंट एलिमेंट DL, ठीक है। यहाँ पे हमने डिफरेंशियल करंट एलिमेंट ले लिया DL। देखिए अभी तक हम तो ये तो कह रहे हैं कि यहाँ एक करंट है तो यहाँ कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी किसी, ठीक है। अब हम ये पूरी वायर ना लेके हम कुछ एक इसका छोटा सा पार्ट ले रहे हैं, जिसे हम कह रहे हैं कि वो IDL है, वेयर DL इज योर डिफरेंशियल लेंथ, ठीक है, शॉर्ट लेंथ है। ये DL का क्या मतलब है कि शॉर्ट लेंथ है, डिफरेंशियल लेंथ है, और इस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी को फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो ये इक्वल टू रहेगी प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ IDL एंड साइन ऑफ एंगल अल्फा बिटवीन द एलिमेंट एंड द लाइन ज्वाइनिंग P टू द एलिमेंट, ठीक है। तो ये एंगल अल्फा क्या है, अगर हम इस डिफरेंशियल लेंथ के मिडल को ज्वाइन कर दें इस पॉइंट P से, जिस पॉइंट पे हम मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, तो ये दोनों आपस में कितना एंगल बनाएंगी उसे हम अल्फा से डिफाइन कर रहे हैं। DB इज प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ IDL, ठीक है, करंट एलिमेंट एंड साइन ऑफ अल्फा एंगल बिटवीन दीज टू, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस R। अगर इन दोनों के बीच में R डिस्टेंस है तो ये फॉर्मूला कुछ इस तरह से रहेगा। बायो-सैवर्ट्स लॉ इस तरह से डिफाइन रहेगा कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एक पॉइंट पे कितनी रहेगी, प्रोडक्ट ऑफ IDL साइन अल्फा एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। अभी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम हटाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट यूज कर रहे हैं जो है म्यू नॉट 4 पाई IDL साइन अल्फा अपॉन R स्क्वायर। ये इसका एक अलग फॉर्म है। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई है और यहाँ म्यू नॉट अपॉन 2 पाई है। यहाँ रेडियस का स्क्वायर नहीं है और यहाँ रेडियस का स्क्वायर है। तो इस तरह से चीज़ों को, जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, कंपैरिजन कीजिए ताकि कंफ्यूज ना हो कि यहाँ आ जाए। सपोज किस तरह से अगर इस पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, नॉर्मली ये फॉर्मूला बेस्ड ही क्वेश्चन पूछेंगे, इन डेप्थ नहीं पूछेंगे इस क्वेश्चन से। तो यहाँ पे किस तरह से वेरिएशन होगी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई उसने दे दिया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई दे दिया, या यहाँ कुछ चेंजेस कर दिए, यहाँ R स्क्वायर कर दिया, यहाँ R स्क्वायर कर दिया, या यहाँ R कर दिया, या एक म्यू नॉट अपॉन 4 पाई के साथ ही यहाँ एक R स्क्वायर कर दिया, एक R कर दिया। तो इस तरह से वो आपको कंफ्यूज करेगा। तो आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए, जो भी पढ़ रहे हैं उसमें कंपैरिजन कीजिए। इसमें R स्क्वायर नहीं है, ध्यान रखिए, इसमें R स्क्वायर है, ठीक है। इसमें म्यू नॉट अपॉन 4 पाई का एक फैक्टर है और इसमें एक म्यू नॉट अपॉन 2 पाई का फैक्टर है। इस तरह से चीज़ों को अप्रोच करेंगे तो आपका पेपर में कभी भी
आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। नेक्स्ट इज योर एम्पियर सर्किटल लॉ। द लाइन इंटीग्रल, देखिए लाइन इंटीग्रल हमने नहीं पढ़ा है, मैथ्स का कंसेप्ट है, हम EMFT में भी इसे अच्छे से स्टडी करते हैं, बट फिर भी हमें एम्पियर सर्किटल लॉ की जो डेफिनेशन है वो पता होनी चाहिए, इसलिए हम इसे इस लेक्चर में इंक्लूड कर रहे हैं। द लाइन इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल को हम इस तरह से शो करते हैं, ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड ए क्लोज्ड पाथ in a vacuum of air is equal to mu naught times the total current enclosed by that path। ठीक है, लाइन इंटीग्रल ऑफ B डॉट dl, ठीक है, एक क्लोज्ड पाथ का लाइन इंटीग्रल ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, उसे हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, इन एयर और वैक्यूम इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम द टोटल करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। ये हमने इसे फॉर्मूला से डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि ये लाइन इंटीग्रल है, क्लोज्ड पाथ में कितनी मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी का लाइन इंटीग्रल है, और ये एयर के लिए या फिर वैक्यूम के लिए हम डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ एक म्यू नॉट आई का फैक्टर आ रहा है, वेयर आई इज द करंट एनक्लोज्ड बाय दैट पाथ। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बायो-सैवर्ट्स लॉ और एम्पियर सर्किटल लॉ से हम ये डेराइव्स करते हैं डेफिनेशन, बी ड्यू टू वेरियस करंट कैरिंग कंडक्टर अरेंजमेंट, कि एक हमने स्ट्रेट लाइन है तो कितना मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, बी डिफरेंशियल बी, या फिर बी हमने ये देखा, अगर वो एक लाइन करंट कैरिंग कंडक्टर जो है वो एक स्ट्रेट लाइन ना होके कुछ इस तरह से लूप की फॉर्म में या क्वाइल की फॉर्म में है, या वो स्ट्रेट लाइन है जिसकी लेंथ इनफाइनाइट है या फिर सेमी इनफाइनाइट है, या वो सोलेनाइड की फॉर्म में रिप्रेजेंटेड है, या फिर वो टोरॉइड की फॉर्म में हमने बना रखा है जो इस तरह से रहेगा, तो ये बी की वैल्यूज क्या आएंगी, इन्हें हम इन्हीं फॉर्मूला से एम्पियर सर्किटल लॉ और बायो-सैवर्ट्स लॉ से डिफाइन करते हैं। इनकी डेरिवेशंस इस तरह से रहती हैं, बट डेरिवेशंस ना करके हम ये देखेंगे कि नॉर्मली ये इनका रिजल्ट क्या रहता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी। फर्स्ट केस में बी एट द सेंटर ऑफ करंट कैरिंग क्वाइल, ये क्वाइल है एक, इसके सेंटर में बी की वैल्यू क्या रही होगी वो हम इस फॉर्मूले से डिफाइन कर रहे हैं। करंट कैरिंग है, मैग्नेटिक फील्ड आएगी बिल्कुल, क्योंकि करंट इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कुछ, इलेक्ट्रिक करंट का कुछ मैग्नेटिक इफेक्ट है, तो ये बी रहेगी इसके आसपास। अब हम ये सेंटर पे बात कर रहे हैं कि सेंटर पे बी की वैल्यू क्या आएगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2r। देखो तो म्यू नॉट आई कुछ ये प्रीवियस वाला ही फैक्टर है जो हम यहाँ लेके चल रहे हैं, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये सब डेरिवेशन से आया है। एंड बी ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है किसी पॉइंट P पे, हम ये देख रहे हैं कि कितनी मैग्नेटिक फील्ड आएगी। ठीक है, तो जहाँ इन दोनों के बीच में डिस्टेंस a है, अब देखिए ये सेंटर से इस करंट कैरिंग कंडक्टर का रेडियस r था, तो ये r हम यहाँ पे ले रहे हैं, और I जो है कितना करंट ये इस कंडक्टर में है, तो उसी तरह से इस कंडक्टर में I करंट है, इस पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए। अगर इस की लेंथ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट लेंथ का मतलब है बहुत लॉन्ग लेंथ का कंडक्टर है, तो ये बी की वैल्यू क्या रहेगी, म्यू नॉट आई 2 पाई। अब देखिए इसमें एक पाई का फैक्टर भी आ रहा है प्रीवियस केस से अगर डिफरेंशिएट करें, और ए क्या है, डिस्टेंस बिटवीन दिस, अगर ये इनफाइनाइट लेंथ की है, अगर सेमी इनफाइनाइट लेंथ की है, तो म्यू नॉट अपॉन आई 4 पाई ए हो जाएगा। देखिए यहाँ 4 पाई है। एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सोलेनॉइड, सोलेनॉइड इस तरह का रहेगा, क्या डेफिनेशन होती है सोलेनॉइड की, लॉन्ग कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ क्लोजली पैक्ड लूप्स इज कॉल्ड सोलेनॉइड, इस तरह से अरेंजमेंट कर रखी है। तो बी की वैल्यू रहेगी म्यू नॉट आई, तो हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ से आया, अब नंबर ऑफ टर्न्स में हमने इसे बनाया है तो ये एन के प्रोपोर्शनल भी रहेगा, तो क्या आया, म्यू नॉट एन आई। अगर टोरॉइड है जिसे हमने एक रिंग की फॉर्म में है, सोलेनॉइड की तरह ही बट रिंग की फॉर्म में हमने ये देखा है, तो इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी उसकी वैल्यू भी क्या रहेगी, म्यू नॉट एन आई। तो ये दोनों वैल्यूज सेम है सोलेनॉइड के केस में और टोरॉइड के केस में। तो अगर आपको ये लेक्चर हमारा पसंद आया है, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस लेक्चर को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में हमें बताइए।
थैंक यू।